नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हर टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत जी को जोड़िए कंट्रोल रूम, फटाफट ले आइए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। भारत और अमेरिका में ट्रेड डील की कवायद लंबे वक्त तक चली। ट्रंप ने ही कम से कम आधा दर्जन बार कहा कि डील हो चुकी है, बस ऐलान होने वाला है। पीयूष गोयल भी दौड़ते भागते रहे। दरअसल ये ट्रेड डील की कवायद, भारत से ट्रेड को लेकर के एक समझौते की कवायद, ये ट्रंप के पहले कार्यकाल से ही शुरू। ये अभी नहीं कि 2 महीने के भीतर ये कवायद है, पहले कार्यकाल से शुरू। आखिर ये डील हो क्यों नहीं पाई? क्यों इतनी बड़े आपदा में मोदी जी ने और उनके पूरे सिस्टम ने पूरे देश को फंसा दिया? क्यों फंसा दिया? क्या इसलिए कि किसानों के, पशुपालकों के, मछुआरों के बहुत बड़े हितैषी हैं मोदी जी, बहुत बड़े शुभचिंतक हैं? नहीं। आज कोशिश वही की है मोदी जी ने, क्योंकि मोदी जी एक चीज में माहिर, छिपने में, राष्ट्रवाद की चादर के पीछे छिप जाने, झूठ का लबादा ओढ़ लेने, इसमें एक्सपर्ट। आज कहा मोदी जी, नहीं होने दूंगा पशुपालकों को नुकसान, नहीं होने दूंगा किसानों और मछुआरों को कोई नुकसान, उनके हितों के लिए नुकसान सह लूंगा। ट्रेड डील की बात जब चल रही थी इतने दिन से, तो क्यों नहीं जुबान खुली? 50% टैरिफ लगने के बाद ये बताने की जरूरत क्यों आई कि किसानों के लिए ये हुआ है? क्योंकि आपने आपदा पैदा कर दी और उस आपदा का जो घड़ा है, पाप का घड़ा, उसको किसके सर पे फोड़े? तो इस देश में किसान से गरीब कौन है जिसके सर पे कुछ भी फोड़ दो? अब किसानों के सर पे फोड़ दिया और छिप गए किसानों के पीछे। कोशिश यही की छिपने की कि ये सब कुछ आपके हितों के लिए हो रहा है। मतलब अगर भारत तबाह होगा तो आपके हितों के लिए, किसानों के हितों के लिए मैंने भारत की तबाही मंजूर कर ली। जब ये सब कोशिश चल रही थी, उसी समय एक खबर आई और ये खबर थी ट्रंप के ट्रेड वार्ताकार की। यानी टीम मोदी से ट्रंप की तरफ से जो दूत बात कर रहा था डील को लेकर के, उसकी खबर थी। उसने एक किताब लिखी थी। उस किताब के कुछ पन्ने सामने आए। उन पन्नों में जो खुलासा हुआ वो आपको हैरान कर देगा। ये ट्रेड डील, अमेरिका के साथ इतनी लंबी वार्ताएं, दरअसल 15-16 ये अरबपतियों के हितों के लिए सब कुछ चल रहा था कि उनके हितों पर कोई चोट न पहुंचे, उनके हितों को कैसे सुरक्षित कर लिया जाए और आगे उनके हितों को कैसे और बढ़ाया जाए। कहानी अभी लंबी बढ़ेगी, सब बताएंगे। 15-16 अरबपतियों में से, बिलियनर्स में से 7 ही 8 हैं जो देश को चला रहे हैं। ये किसने बताया? 7-8 चला रहे हैं देश को, बाकी उन 7-8 के फ्रेंचाइजी हैं। वो उनको जो है मक्खन पालिश करते हैं। तो ये पूरी कहानी हम समझेंगे। अभी चर्चा शुरू कर रहे हैं। हेमंत जी अंग्रेजी में है तो पूरा उसका हिंदी रूपांतरण भी आपको बताएंगे जो खुलासा हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या फिर आप ताली थाली बजाएंगे? किसानों के लिए देखिए मोदी जी के दिल में कितना दर्द है। अरे मोदी जी के दिल में दर्द होता तो ये कहते, जो व्यक्ति कहा 700 किसान क्या मेरे लिए मर गए, वो किसानों के हित के लिए रुका है। उसके मेरे 2 अनमोल रतन, वो अपने 2 अनमोल रत्नों को बचा रहा है और आज छिपने के लिए जगह अंबानी और अडानी के पीछे नहीं खोज रहा, किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के पीछे खोज रहा है वो व्यक्ति। मैं खबर आपको दिखा दूं और उसके बाद विस्तार में हिंदी में बताएंगे इसको। देखिए, ये 15 है कुलीन। ये जो शब्द है इसका मतलब होता है ओलिगार्च, कुलीन, अभिजात्य, बिलियनर्स। ये भारत को रन इंडिया, ये भारत को चलाते हैं। एक्स ट्रंप निगोशिएटर, जो ट्रंप की तरफ से निगोशिएटर मतलब वार्ताकार समझिए आप, वार्ताकार थे। उन्होंने बताया कि क्यों फेल हुआ न्यू दिल्ली के साथ, मतलब दिल्ली के साथ वार्ता क्यों फेल हो गई। दिल्ली मतलब भारत सरकार होता है। नेक्स्ट पे वही बात फिर है कि 15 कुलीन अरबपतियों,
अरबपति जो भारत को चलाते हैं, एक्स ट्रम्प निगोशिएटर, ट्रम्प के पूर्व जो वार्ताकार थे, उन्होंने बताया कि न्यू दिल्ली के साथ वार्ता क्यों फेल हो गई। अब इसका डिटेल है भीतर कि उन्होंने एक-एक पार्ट की 15 बिलियनर, फिर 7-8 को उन्होंने एक भारतीय दोस्त ने उनको बताया, सब कुछ है भीतर। उसका पूरा हिंदी अनुवाद हेमंत जी से सुनिए, जरा पूरा खुलासा एक बार बता दीजिए हेमंत भाई। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण समय में ये बेहद महत्वपूर्ण खुलासे हो रहे हैं, आप ये कह सकते हैं। और ये जो खुलासा है और जिन परिस्थितियों में सारा चल रहा है, वो अपने आप में बहुत बड़ी कहानी कहता है। ये जो व्यक्ति है जिनका आपने नाम लिया, रॉबर्ट लाइथिंगर, ये कौन है? इनकी किताब का नाम है आशीष भाई, नो ट्रेड इज फ्री। और ये अमेरिका के 2 बार ट्रेड सलाहकार रहे। एक बार पहले 1983-85 में, आपको याद होगा, रोनाल्ड रेगन के समय में ये डिप्टी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव थे उसके में। और जो ट्रंप का पिछला कार्यकाल था 15 मई 2017 का, उस समय ये 15 मई 2017 से लेकर जनवरी 2021 तक भी ये भारत के साथ मुख्य ट्रेड सलाहकार। तो ही वॉज द मेन की पर्सन। और इन्होंने जो फर्स्ट पर्सन अकाउंट लिखा है, उसी पे अगर आप जाएंगे तो सारी कहानी, ज्यादा लंबा चौड़ा दिखाने की, अंग्रेजी में पढ़ने की जरूरत नहीं। इसको तो मैं आपको इसका नटशेल बता देता हूं कि इसके अंदर है क्या। तो इसमें बेसिकली इन्होंने क्या कहा है कि जब भी मैं 15, ये क्या थे, जो 15 मई 2017 से जनवरी 2021 के बीच की कहानी बता रहे हैं, यानी कि ट्रेड डील तो हमारी तब भी चल रही थी, लगातार बात हो रही थी, उसकी पूरी बैकग्राउंड बता रहे हैं कि जब भी मैं भारत के साथ वार्ता के लिए बैठता था, उस समय याद रखिएगा सुरेश प्रभु होते थे वाणिज्य मंत्री भारत। तो फर्स्ट पर्सन अकाउंट है, मैं वो सारा आपको बता रहा हूं जितना रेलेवेंट। उन्होंने कहा कि जब भी मैं भारत के साथ वार्ता के लिए बैठता, 15 खरबपतियों की सूची लेकर बैठता था। 15 कुलीन अभिजात्य जो आपने बताया, वो खरबपति, उनकी सूची लेकर बैठता था। फिर मुझे एक भारतीय उद्योगपति मित्र जिसने काफी पैसा बनाया था, उसने मुझे करेक्ट किया, ठीक किया, और उसने कहा कि ऐसे 15 नहीं, केवल 7 ही भारतीय खरबपति हैं जो भारत को चलाते हैं, और बाकी 7, जैसा आपने बिल्कुल ठीक शब्द प्रयोग किया कि पॉलिश करते हैं इनकी। तो उन्होंने वही कहा कि बाकी सारे इनको प्रभावित करने की फिराक में रहते हैं, जो पहले 7। यहां से उन्होंने शुरू किया, और उसके बाद उन्होंने फर्स्ट पर्सन अकाउंट दिया सारे का सारा, कि किस तरीके से भारत जो है, अमेरिका का जो ये था अपना भारत के साथ ड्यूटी फ्री प्रोग्राम एक वो चलाते थे, जिसको जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस कहते हैं आशीष भाई। वो क्या है कि कोई विकासशील देश अमेरिका जैसे विकसित देश के अंदर अपना कोई सामान बेचना चाहे, तो चूंकि वो विकासशील देश है, तो उसके कारण उसको प्रेफरेंस मिलता था, और उसके सामान पर ड्यूटी नहीं लगती थी, टैरिफ नहीं लगता था। ये अमेरिका की स्कीम चली आ रही थी लगातार लंबे समय से, और ये कोई भारत स्पेसिफिक नहीं थी, ये पूरी दुनिया के विकासशील देशों की थी। ये भी क्लियर करना है। ऑल ऑफ ए सडन, क्योंकि आपको पता है ट्रंप बहुत जबरदस्त मित्र है मोदी जी के, पता है आपको, सारे देश को पता है, तो उन्होंने एकदम क्या किया, अमेरिका ने जून 2019 में, आपको याद होगा, भारत को जीएसपी से बाहर कर दिया, एक तरफा ढंग से बाहर कर दिया। क्यों बाहर कर दिया? कि ये हमारी इस जीएसपी स्कीम का, जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस का फायदा उठाते हैं और अपना माल हमारे यहां सरप्लस माल डंप करते हैं इस आड़ में। और भारत की आपको पता है भगत ताली बजाते रहे, अब ट्रंप नमस्ते ट्रंप और वो सब होता रहा, पता ही है आपको सारा। तो कोई फर्क नहीं पड़ा। भारत ने इस बात पर लगातार शांत रही, भारतीय के अंदर, क्योंकि मीडिया आपको पता है जिस तरीके का है, वो सारी बात आई गई होगी। उसके बाद मोदी जी ने ट्रंप से मुलाकात की अगस्त 2019 में, जून में इन्होंने जीएसपी वापस लिया, जून 19 में ट्रंप की मुलाकात हुई G7 के दौरान मोदी जी से वहां पर। तो वहां उन्होंने, मोदी जी ने कहा कि जीएसपी को आपने ऐसे क्यों एक तरफा ढंग से उठा दिया, उसको वापस लागू करो, हमारा नुकसान होगा। और मोदी जी ने शिकायत क्या की, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोदी जी ने कहा कि मैं तो री इलेक्शन की तैयारी कर रहा था, दोबारा चुनाव लड़ रहा था, और आपने ये कर दिया, तो मेरा तो एक तरीके से चुनाव अभियान के दौरान ये बहुत ही घातक है मेरे लिए। तब ट्रंप ने देखा इस व्यक्ति की तरफ, अपने सलाहकार की तरफ, रॉबर्ट लाइथिंगर की तरफ, और इस व्यक्ति ने तब क्या कहा कि भारत में जो जीएसपी हटाया गया है वो आपके चुनाव के बाद हटाया गया। आपको ध्यान होगा मई में चुनाव हुआ था 2019 में। तो उसने कहा कि साहब आप गलत कह रहे हैं, चुनाव के दौरान नहीं, और जीएसपी उसके बाद हटाया गया था। और सुरेश प्रभु की उन्होंने शिकायत की कि ना मेरे से बात करते, ना मेरे फोन का जवाब देते, और ना वो कोई इंटरेस्ट दिखा रहे। तो ये उसने कहा। और उसके बाद कहा कि जो अभी जो पीयूष गोयल है, सुरेश प्रभु की ने शिकायत की, उसके बाद आपको पता है कि पीयूष गोयल मंत्री बन गए।
पीयूष गोयल की प्रशंसा की उन्होंने। और पूरे का पूरा जो हालत आज की तारीख में ये है कि मोदी जी ने जो आज कहा है वो कहां कहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है आशीष भाई, इसको बिटवीन द लाइन्स आप ज्यादा अच्छा पढ़ते हो, ध्यान रखिएगा उस बात का। आज क्या अवसर था, प्रधानमंत्री जी एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बोल रहे थे आज सुबह, जिसका वीडियो भी आपके पास है मेरे ख्याल में। उसमें आशीष भाई उन्होंने क्या कहा कि मुझे पता है कि मुझे मछुआरों की, किसानों की और पशुपालकों के हितों की रक्षा करना है, और इसके लिए मुझे व्यक्तिगत कीमत अदा करनी पड़ सकती है। इस व्यक्तिगत को कॉमा में रखिएगा, इसको अलग मत कीजिएगा। 12-13 फरवरी व्हाइट हाउस के गेट पे याद आपको क्या हुआ था, अडानी के बारे में एक सवाल पूछा गया था और प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि व्यक्तिगत मामलों पर दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष ना मिलते हैं ना बात करते, याद है ना आपको? तो प्रधानमंत्री है, एक पार्टी के नेता है, इस देश के सेवक है, प्रथम सेवक है। उनको व्यक्तिगत तौर पे क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी और क्यों कीमत अदा करनी पड़ेगी, उनके क्या इसीलिए इस बाइट को, उनके इस बयान को इसीलिए हम लेकर के आए, नहीं तो नॉर्मली उनके बयान सुनवाते नहीं है, लेकिन इसीलिए लेकर के आए जब ये सुना कि व्यक्तिगत नुकसान, मुझे व्यक्तिगत रूप से इसकी भरपाई करनी पड़ेगी, नुकसान उठाना पड़ेगा। जब सुना दीजिए, सुनवाइए, पहले सुनवा दीजिए मोदी जी। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। अब 2-3 बातें हैं यहाँ पर, 2-3 बातें, ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। व्यक्तिगत रूप से कीमत चुकानी पड़ेगी। ये ऐसा होता है कि मान लिया अपने दोस्त के लिए हम किसी गुंडे से लड़ाई लड़ लिए, उस गुंडे से हम भिड़ गए, दोस्त तो बच गया लेकिन मेरा प्लॉट उसी मोहल्ले में था जिस मोहल्ले में वो गुंडा था, वो प्लॉट पे मेरे कब्जा कर लिया, तो दोस्त के लिए मुझे निजी नुकसान हुआ, प्लॉट पे कब्जा हो गया, मतलब निजी संपत्ति चली गई। मोदी जी का 2-4 बीघा, 2-4 एकड़, 2-4 हेक्टेयर कहाँ ट्रंप के पास, अमेरिका के पास बंधक है। ये निजी नुकसान जो कोट अनकोट अभी चर्चा में आए ना, इसको गौर कीजिएगा, ये पूरा कार्यक्रम निजी नुकसान पे है, समझ लीजिए। और इसी निजी नुकसान को उस वार्ताकार ने भी बताया है। ये दोनों क्यों जुड़ रहे हैं? वो 7-8 जो भारत को चलाते हैं, उनकी जेब में छेद कर दिया ट्रंप ने, सिक्के गिर रहे हैं तो निजी नुकसान हो रहा है, और मुझे निजी नुकसान उठाना पड़ेगा, भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। 3 हिस्से हैं इस निजी नुकसान, 3 हिस्से। पहला हिस्सा, क्या मोदी की किसानों के लिए, भाई किसानों के लिए अगर आप कुछ कुर्बानी दोगे तो नुकसान तो भारत को, अगर मान लिया हम कहते हैं कि मोदी, हम ट्रंप से भिड़ गए, ट्रंप से भिड़ गए हेमंत जी, तो नुकसान भारत को उठाना पड़ेगा ना, जो भी होगा सामूहिक नुकसान होगा, गरीब का, अमीर का, सबका सामूहिक नुकसान होगा, जिसकी जितनी क्षमता होगी उस अनुपात में नुकसान उठाएगा। महंगाई बढ़ेगी, भूखमरी आएगी, कुछ भी होगा, तो एक ज्वाइंट पूरे देश का नुकसान, इसमें व्यक्तिगत नुकसान नहीं हो सकता। व्यक्तिगत नुकसान आपका क्या ऐसा है जो बंधक है ट्रंप के पास? क्या सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कहा था, अभी सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट भी लाएंगे, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि बड़ी मोटी फाइल है मोदी की अमेरिका के पास, क्या उस व्यक्तिगत नुकसान के से डरे हुए हैं? ये इशारा, कई बार कहा जाता है ना कि इशारा, आदमी अंदर से भयभीत होता है तो इशारा करता नहीं, हम मानेंगे नहीं, लड़ाई लड़ेंगे आपके लिए, क्योंकि अपने सारे सारे कर्मों को छिपाने के लिए किसी किसी की आड़ लेना होता है उसको। तो क्या वो फाइल है जिससे डरे हुए हैं? सुब्रमण्यम स्वामी ने सबसे लेटेस्ट पॉडकास्ट में कहा था कि मोदी प्रधानमंत्री पद से हट जाएंगे तो तत्काल इनके खिलाफ वारंट जारी करेगा अमेरिका। क्या उस नुकसान की बात कर रहे हैं? क्योंकि अमेरिका को पता है कि अविनाशी नहीं है। यहाँ पे भले हमको आपको पता हो
कि अविनाशी है, लेकिन अमेरिका को पता, डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि इनसे ज्यादा वो अविनाशी है, तो उसको मालूम है। दूसरी बात, क्या अंबानी, अडानी या जो भी 5-7 कुलीनों की बात हुई है, क्या उनके हितों की रक्षा नहीं कर पाएंगे? तो वो जैसे कहा जाता है ना कि डीप स्टेट क्या होता है? क्या वो भी उसका पार्ट है कि भारत में सत्ता परिवर्तन करवा देंगे कि जब हमारे हितों के लिए तुम, मतलब मेरे काम के नहीं हो तो बैठे क्यों? सीधा सा मोटा मोटा, कि जब मेरे काम के नहीं रहे तो अब जाइए, आपका हो गया टाइम। क्या वो डर है व्यक्तिगत नुकसान का? और तीसरी बात, पिंक रिवॉल्यूशन फिर मैं चर्चा में लाऊंगा, जिसका पार्ट अन्ना आंदोलन के रूप में भारत में था, हुआ था। पिंक रेवोल्यूशन ने मिडिल ईस्ट से लेकर के तमाम, मिडिल ईस्ट के तो तमाम देशों में सत्ता परिवर्तन, यूपीए सरकार भी उसी का एक्सटेंशन में देखता हूं। पिंक रेवोल्यूशन का ही एक्सटेंशन था यूपीए सरकार का पतन, जिसका चेहरा अन्ना हजारे के रूप में एक आदमी बना जो लापता है। उसी पिंक रेवोल्यूशन का, फोर्ड फाउंडेशन का पैसा था, सब आया भारत। उस पिंक रेवोल्यूशन से यूपीए को हटा करके मोदी जी को लाया गया था, क्या उसी पिंक रेवोल्यूशन का पार्ट था? और क्या मोदी जी को अब डर है कि अगर मोदी समझौता किए तो भारत में किसान, मछुआरे, अब तो मामला वहां तक पहुंच गया है कि वो खड़े हो जाएंगे, और समझौता नहीं किए तो उनकी कुर्सी चली जाएगी, पिंक रेवोल्यूशन रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ये 3 पार्ट हैं, तीनों सवाल। हेमंत भाई, आशीष भाई देखिए, ये जो पूरे का पूरे हालात है ना, एक तो जो आपने सबसे महत्वपूर्ण बात की व्यक्तिगत नुकसान वाली, उसमें तो आपने बहुत अच्छे से आर्टिकुलेट करके समझा दिया कि व्यक्तिगत क्या होता है और सार्वजनिक क्या होता है, देश का क्या होता है, सामूहिक क्या होता है। तो इसको तो बहुत ज्यादा इसमें अब कुछ बचा नहीं। इसको अगर पूरे ट्रेड वार को ही देखें आप, जिस तरीके से ट्रंप ने छेड़ा, एक बार उसकी बिटवीन द लाइंस में जाने की कोशिश कीजिए। मोदी तो इस पोस्चरिंग के चैंपियन, लेकिन ये जो कुछ ट्रंप कर रहे हैं उसका इलाज, आशीष भाई माफ कीजिएगा, भावुकता नहीं है, आपकी सियासत उसका इलाज नहीं है। उसके लिए स्ट्रॉन्ग विल पावर्स और कठोर फैसले, वो है उसका इलाज, अगर आप कर सकते हो तो। ब्राजील में देखा क्या हुआ, इन्होंने कहा कि जब चाहे ब्राजील के राष्ट्रपति मुझसे बात कर सकते हैं। उस आदमी ने सार्वजनिक बयान दिया कि मैं आपसे बात क्यों करूंगा, मैं भारत से कर लूंगा, मैं चीन से कर लूंगा। ट्रंप को डील करने का हमेशा से ये तरीका है और कोई तरीका नहीं। अब आप केवल मुद्दों की बात पे आ जाइए, टैरिफ के ऊपर, व्यक्तिगत वाला आपने सही से बता दिया साहब। भारत के खिलाफ जो आर्थिक युद्ध की घोषणा की आशीष भाई ट्रंप ने, उसने मोदी को गंभीर संकट में डाल दिया है। क्यों? उसके बहुत सारे आयाम हैं, लेकिन एक चीज देखिए आप, जब से मोदी आए हैं तब से अमेरिका की दोस्ती के अलावा और दुनिया में डंका बजाने के अलावा उनके प्रोपेगेंडे में क्या था कुछ और। भारत की किसी समस्या को तो हल कर नहीं पाए। हर बात में क्या था कि दुनिया में डंका बज रहा है, और उस डंके की हालत यह है कि आज भारत के ऊपर मैक्सिमम टैरिफ है पूरी दुनिया के अंदर, सीरिया से भी ज्यादा टैरिफ है, नंबर 1 पे टैरिफ। आप क्या कह रहे थे, अब की बार ट्रंप सरकार, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, ये सारी चीजें आप कर रहे थे। और उसके बाद जो उसने ये काम किया है, तो मोदी सरकार की जो अपनी प्रतिक्रिया आप देख रहे हैं, कल विदेश मंत्री ने बोलने की कोशिश की, वो ही वाज ट्राइंग टू डिफेंड द इंडिफेंसिबल, कि भारत अपने लोगों की जो ऊर्जा जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए, सॉरी, ऊर्जा जरूरतें तो कहीं से भी पूरी हो जाती। आप अपने क्रोनीज को अरबों रुपए कमवा रहे थे, भारत के आदमियों को, किसी आदमी को रूस के सस्ते तेल का चवन्नी का लाभ हुआ हो तो आप बता दो, आपको सस्ता तेल मिला है क्या 2.5 साल में? किसको मिला है और किसने बेचा है? तो ये भारत को जोड़ना बंद कीजिए। आप अपने क्रोनीज के लिए काम कर रहे थे, उसका जितना भी लाभ हुआ है या तो आपकी पीएसयूज को हुआ है या आपके क्रोनीज को हुआ है। भारत के 144 करोड़ लोगों में से किसी एक आदमी को 1 रुपए का लाभ सस्ते तेल का नहीं हुआ। दूसरा, ये क्लियर रखिएगा। अब सवाल ये कि क्या केवल ये भावुकता और ये इस तरह की प्रतिक्रियाएं, शब्दों की लफाजी करके आप अपने आप को शांत, साइड में जिम्मेवारी पूरी हो जाती है आपकी। वाशिंगटन के दोहरे मानदंडों को जब तक आप हेड ऑन नहीं लेंगे और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा का संकल्प, इस क्रोनिज्म से बाहर निकल के लोगों की बात करेंगे। ये जो आपने आज कहा ना, ये केवल एक पोस्टरिंग है, सारी दुनिया को पता है आपने कितना किसानों के लिए काम किया। जिस समय अमेरिका के अंदर ट्रंप के पहले कार्यकाल में जिसकी शिकायत की मोदी ने कि जीएसपी आपने हटा लिया, उस समय उस रॉबर्ट लाइथिंगर का जो आपने किताब दिखाई, उसमें एक लाइन और भी लिखी हुई, जिसमें श्रीमान जी ये कह रहे थे कि मैं दोबारा चुनाव चाह रहा था और आपने बीच में ये जीएसपी हटा लिया। तो रॉबर्ट ने वहां कहा कि सॉरी,
उस समय तो आपके किसान आपके खिलाफ लड़ रहे हैं, जिनको आप बचाने की बात करते हैं। किसान आंदोलन चल रहा था उस टाइम, ध्यान होगा। तो वहां जाके एक्सपोज हो रहे हो आप, और यहाँ क्या कह रहे हो कि मैं अपने किसानों के लिए मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी, मुझे इसके लिए किसी के लिए कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, आपको अपने किए धरे की कीमत चुकानी पड़ेगी। आप नाम किसान का लेते हो, नाम पशुपालक का लेते हो, नाम मछुआरों का लेते हो। क्या कर दिया उनके लिए? 4 दिन पहले कनिमोझी पार्लियामेंट में क्या करी थी कि जो श्रीलंका वाले किसी भी मछुआरे को पकड़ के ले जाते हैं, तो क्या करते हैं, जब मछुआरे का जान माल ही सुरक्षित नहीं है तो बाकी क्या सुरक्षा करेंगे आप उसकी, वो भी श्रीलंका जैसे देश के साथ। और ये कनिमोझी कह रही है। तो आप प्रचार प्रसार करते रहिए जो भी, लेकिन हकीकत ये है कि आप जब तक बोल्ड नहीं होंगे ट्रंप के सामने, बिना बोल्ड हुए आप ट्रंप की बुली को नहीं रोक सकते। आशीष भाई, एक बात तो बिल्कुल ये स्पष्ट ये देश रख ले, आपके अंदर दम है तो वो देख लीजिए, दम नहीं है तो कीमत तो देश चुकाएगा। आपका कोई वजूद नहीं है, देश कीमत चुकाएगा। प्रधानमंत्री आएंगे जाएंगे कोई बहुत बड़ी बात नहीं, प्रधानमंत्री इस देश का सेवक है, आप अपने आप को उससे ऊपर मत मानिए। दूसरी बात जो है कि भारत ने अमेरिका को इस लेवल तक आने क्यों दिया, 50% टैरिफ, हाईएस्ट, चाइना से भी ऊपर आशीष भाई, सीरिया से ऊपर। और चाइना 47% तेल लेता है रशिया से, उसके ऊपर एक नए पैसे का नहीं, आपके ऊपर 25% टैक्स था। और रात को फिर कह दिया, आपकी शायद जानकारी में नहीं आया, लेट नाइट में, अर्ली मॉर्निंग जो भारत का होता है, नहीं हमने उसको मिड डे मुद्दा कर दिया। अच्छा कर दिया, तो मुझे नहीं पता। तो उसमें भी कह दिया कि अभी तो और भी कुछ आना है। वो क्या आएगा, वो समझ लीजिए ब्रिक्स, यानी कि ब्रिक्स को तोड़ने का अगला कार्यक्रम। उस पर आप कितना विथस्टैंड कर पाओगे, सवाल वो। मेरा आपको ये कहना है कि जो ट्रंप की भाषा, जिस रूप में, जिस अंदाज में, ना केवल ट्रंप की, उसके विदेश मंत्री की, उसके वित्त मंत्री की, उसके वाणिज्य मंत्री की जो भाषा है, वो स्थिति आशीष भाई बद से बदतर होती जा रही है। और केवल भारत के निर्यात को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, भारत की ओवरऑल वर्ल्ड स्टैंडिंग को इन्होंने ऐसे नुकसान कर दिया जो इतिहास में आपने कभी नहीं देखी हुई। टैरिफ का क्या है, भारत का अमेरिका के अंदर जो कुल हमारा जो दुनिया में व्यापार है, उसमें से 19% हमारा अमेरिका के साथ है। और सारा पॉजिटिव में किस लिए, कि टेक्नोलॉजी, सर्विसेज, ये चीजें सारी की सारी उसमें। वो पहले ही रोजगार की आप हालत देख रहे हो, हमारे एमएसएमई की हालत देख रहे हो, नोटबंदी ने मार दिया, सब खत्म कर दिया। उसके बावजूद भी मोदी जी जो हालात क्रिएट करवा रहे हैं अपनी चुप्पी के कारण, अमेरिका पाकिस्तान में चाहे वो कहीं भी हो तेल भंडार विकसित करेगा। सोचिए देवियों और सजनों, कृपया ध्यान दें, अमेरिका सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण चतुर लेन देन करने वाला व्यवसायी है। उन्हें ही सबसे पहले यह समझाना होगा कि उद्योग युद्ध का इंजन है, और इंडस्ट्री का आपने बैठा बिठा दिया कैसे, नोटबंदी करके। इसलिए उन्होंने उन्हीं क्षेत्रों में निवेश किया है जिससे वे अभी भी नहीं समझते, यानी कि मिडिल ईस्ट के। वो पहले से व्यापार करते रहे। और आप क्या कर रहे थे, आप नोटबंदी कर रहे थे, आप फाल्टी जीएसटी लागू कर रहे थे। आपकी पॉलिसी क्या है, पूरी दुनिया सॉफ्टवेयर में, एआई में, हाई एंड रिसर्च में जा रही है। आप कावन, आप धर्म, आप पता नहीं सनातन की मजबूती, क्या किस तरह की चीजें। बेसिकली आशीष भाई एक चीज देखनी पड़ेगी, जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है उसमें अमेरिका ने अपनी दिशा बदल दी। ट्रंप सनकी आदमी है और मूड स्विंग से शिकार आदमी, जैसा आप कल एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि मूड स्विंग से अनिश्चित आदमी है। तो उसने पाकिस्तान के साथ जो रणनीति कर रहा है ना, वो उसको पता है पाकिस्तान से कुछ नहीं मिलना, भूखा नंगा देश। वो हमें भी लिटिल करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या हमने कभी इस बारे में सोचा था, क्या हम इसकी तैयारी कर पाए थे, क्या हमारा विजन ऐसा था कि हम इस चीज को फोर्स ही कर पाए कि ये हमारे साथ ये हो सकता है, और ये हो तो हमारा प्लान बी क्या है, प्लान बी के बाद प्लान सी क्या है। कुछ भी नहीं था हमारे पास। हम क्या था, हम डंका बताते घूम रहे थे। आज भी आपका जो पवेरियन मीडिया है पिछले 72 घंटे से आपने देखा क्या कर रहा है, हालांकि हम कम देखते हैं सारे। वो कह रहा है कि ट्रंप जो ये कर रहा है उससे अमेरिका का नुकसान होगा, भारत का तो विन विन सिचुएशन। तो फिर तो 50% कम किया, 56% कर दो, मोदी जी के सीने के बराबर टैरिफ हो जाएगी। मोदी जी का भी 56 इंच का सीना है, वो कर दीजिए, या 156 कर दीजिए, अगर इतना ही फायदा भारत को हो रहा है। तो किस तरीके की कुतर्कों के जरिए, आशीष भाई मेरे कहने का मतलब है, कुतर्कों के जरिए जो आर्टिकुलेशन इस देश के अंदर हो रही है वो आत्मघाती है। लोगों को ये बात समझ में नहीं आई। और हम व्हाइट हाउस में, हमें इनविटेशन मिल जाए, हमें ये मिल जाए, जयशंकर कहाँ बैठे हुए हैं, उनकी ओथ में फर्स्ट रो में बैठे हुए हैं। अरे यार, तुम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो, व्हाट आर यू रिपोर्टिंग? ये स्तर आपका रह गया क्या? तो ये पूरे का पूरा एक भारत जैसा बड़ा देश जो है ना, उसका आपको ये देखना पड़ेगा कि आप, मोदी जी क्या कर रहे थे वहां खड़े होकर, सुना था आपने? मागा मीगा, मागा प्लस मीगा इज इक्वल टू मेगा। ये मोदी जी का नया बीज गणित है, सुना होगा आपने उस टाइम। क्या था ये?
मागा उनका अपना जोड़ लिया क्योंकि आपको शब्दों का तालमेल बनाने की जरूरत है। इतनी सी बात है। पूरी दुनिया जानती है कि डोनाल्ड जो ट्रंप है वो चंचल है, अस्थिर है और अप्रत्याशित है, और उसका भी वोट बैंक वैसा ही है भक्तों का जहां यहां पर आपका है। ये बात आप भी जानते हैं अच्छी। तो वो पूरे का पूरा एजेंडा भक्तों का चलाते हैं। हमने क्या किया, इतने भयंकर मूर्खतापूर्ण तरीके से वाशिंग जो कहते हैं ना, अंग्रेजी में एक शब्द होता है आशीष भाई, पुट योर ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट। तो आपने भारत की जितनी भी ऑप्शंस थी वो वाशिंगटन की बास्केट में डाल दी, और जब आज वाशिंगटन ने आपकी बाजू मरोड़ दी तो आज जयशंकर कहां भाग रहे हैं, आपके डोवल साहब कहां भाग रहे हैं, रूस भाग रहे हैं, मोदी जी कहां भाग रहे हैं, चीन भाग रहे हैं। किस लिए? एससीओ में जाऊंगा। आशीष भाई 7 साल बाद मोदी जी जाएंगे चीन, 7 साल बाद, और आप यकीन करेंगे कि आज तक आजाद भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा चीन जाने वाले प्रधानमंत्री कौन? मोदी जी। छठा विजिट होगा, और 7 साल से गए नहीं। आप समझिएगा, इस दोनों बीच 2018 के बाद पहली बार, और 18 से 14 के बीच में 5 बार। और बतौर मुख्यमंत्री कितनी बार गए थे वो सुब्रमण्यम स्वामी बार बार बताते। मुख्यमंत्री के रूप में ही वो बेसिकली रिश्ता तो उसी समय बन गया था। सुब्रमण्यम स्वामी वाला ट्वीट भी ले आइए, वो बचा हुआ है अभी। सुब्रमण्यम एक छोटी सी चीज और जो मैं कहना चाह रहा था ना, इस हाँ। पूरे मामले की अगर आप डेप्थ में जाएंगे, क्योंकि अभी तक हम फॉलआउट्स पे जा रहे थे, इसके रीजन अगर आप जाएंगे, रीजन भी जानना जरूरी। विदेश नीति जो है बेसिकली उसमें एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत होती है जो शिष्ट हो, सिविलाइज्ड, बिटवीन दी लाइंस देख पाए, सूक्ष्म देख पाए, चतुर हो, ज्ञानी हो, और क्लियर बोलने वाला हो, स्पष्ट वक्ता हो। ही शुड नॉट मिन्स द वर्ड्स। हमारे यहाँ क्या हुआ कि हमारी वर्तमान दुर्दशा जो अमेरिका के साथ हो रही है, क्योंकि ऐसा कोई भी गुण शीर्ष नेतृत्व में दिखाई नहीं देता है। हम क्या करते हैं, जफी पाली, गले पड़ लिए, फोटो खिंचवा दिए, नारे लगवा लिए, मोदी मोदी करा लिया, ट्रंप सरकार करा लिया, मेगा बिगा कर दिया। इसके अलावा क्या आपके पास है? तो ये बेसिकली क्या है, जो आपको सिखाया गया था भगवा की शाखाओं में, उसी को आप विदेश मंत्री बना लिया, आप उस विदेश नीति बना लिया आपने, उसको रेप्लिकेट करने लगे। जबकि विदेश नीति इससे बहुत बड़ी चीज है। इसके लिए आपको गंभीरता चाहिए, विषयों की समझ चाहिए, एक विजन चाहिए। यहां पर केवल क्या, आप एक झूठा राष्ट्रवाद और डंका, ऑप्टिक्स, एक लाइन में इसको, एक लाइन में आप समझिए विदेश नीति को। इस पर थोड़ा बहुत सोचा मैंने, तो एक लाइन, विदेश नीति बनती थी, बनती रही, दुनिया भर के देश बनाते रहे, इसलिए कि बाकी वो दुनिया के बाकी देशों के साथ संबंध कैसे रखे। भारत की विदेश नीति बनती है कि भक्त ताली कैसे बजाए, बस। भारत की विदेश नीति भक्तों के लिए बनती है कि भक्त किसमें कहेंगे मोदी जी डंका बजाए, वाह मोदी जी वाह, बस वाह मोदी जी वाह से ऊपर भारत की विदेश नीति नहीं है। और विदेश नीति कर रही है आह मोदी जी आह, बस इतने अंतर है, आह और वाह का अंतर है। भक्त कहते हैं वाह और देश कहता आह। सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट लाइए, जरा ट्वीट लाइए, क्योंकि ये आखिर में चलाना जरूरी है। ये जो कह रहे हैं बहुत सही, इन्होंने ये सब बताया है, पहले से इन्होंने बता दिया था चीन का रिश्ता। मोदी प्रोस्ट्रेटिंग बिफोर चाइना इन डिस्टेरियस ऑफ, अंग्रेजी में पढ़िए जरा। आशीष जी, मैं इसका आप हिंदी का रखिए, मैं इसकी हिंदी बता देता हूँ, अंग्रेजी रहने दीजिए स्क्रीन पे। जो सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा है उसका शब्द से अनुवाद कर रहा हूं मैं। मोदी का चीन के आगे नतमस्तक होना भारत के लिए विनाशकारी, भारत माता के लिए विनाशकारी, जो उनके एग्जैक्ट शब्द है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी ने 8 सालों में 10 बार बीजिंग की यात्रा की थी। वेटर बीजिंग में भारत के राजदूत थे, आपको पता है वेटर किसको बोलते हैं। और उन्होंने मोदी की सांस्कृतिक जरूरतों पर ध्यान रखा था, सांस्कृतिक को उन्होंने रिवर्ट कॉमास में देखा, आप देख सकते हैं, कल्चरल नीड्स। प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी ने निर्विवाद लद्दाख का 4060 वर्ग किलोमीटर चीन को दे दिया है। फिर भी आज भी शी जिनपिंग मोदी से नफरत करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ उनके मधुर संबंध हैं। और आखिर में वो सवाल पूछते हैं, क्या अब हम भारतीय सुरक्षित हैं? सोचिए आप, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ये इनके राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, ये मंत्री रहे हैं केंद्र सरकार में, संघ इनका सम्मान करता है, ये खुद को संघ का समर्थक मानते हैं। आज का ट्वीट है, और ये माफ कीजिएगा, जो आपके जज साहब थे ना सुप्रीम कोर्ट वाले, उन्होंने क्या कहा था राहुल गांधी को कि कोई सच्चा भारतीय इस तरह की बात सोशल मीडिया पर नहीं करेगा बाहर। तो ये भारतीय जनता पार्टी के हैं, सोशल मीडिया पे ही बात कर रहे हैं। अब सच्चे भारतीय हैं या नहीं वो मैं आप तो तय नहीं कर सकते, लेकिन ये आपके सामने ब्लैक एंड व्हाइट में है। भारतीय जनता पार्टी का ये आदमी है,
इन्हीं का पूर्व सांसद है, पूरी राइट विंग को सांप सूंघा हुआ है, किसी ने इस पर रिस्पॉन्ड किया हो। अगर किसी अपोजिशन के आदमी ने 2 लाइन इसमें से लिख दी होती तो आप सोचिए अब तक डॉगी मीडिया उसका क्या होता। ये नया भारत है आशीष भाई, इतनी सी बात है। कुल मिलाकर के ये कहें तो सब कुछ ठीक, विपक्ष कह दे तो सवारी अपने समान की खुद जिम्मेदार। नहीं, यहाँ लाके सुब्रमण्यम स्वामी सच्चे भारतीय हैं कि नहीं, अगर ये कोई बताने की कोशिश करेगा तो सुब्रमण्यम स्वामी को लेकर के मैं पूरा यकीन से कह सकता हूं कि वो उसका पूरा कुंडली बता देंगे कि वो कितना भारतीय है। इसलिए सुब्रमण्यम स्वामी को बताने में रिस्क है, कोई भी हो, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, लेकिन अगर सुब्रमण्यम स्वामी बताओ कि सच्चा भारतीय झूठा भारतीय कौन है, तो पूरा बता देगा, 3 पीढ़ी से पहले आपका लेके आ जाएगा वो आदमी। तो इसलिए सुब्रमण्यम स्वामी आदमी नहीं ज्यादा भिड़ता लगता है। हम ये चर्चा खत्म करते हैं, लेकिन 2 जगह पे सावधान रहिएगा, एक तो इस इकोसिस्टम से भाजपा वाले, और एक मीडिया से। ये भारत की बर्बादी पर भी ये खड़े होकर के माइक लेकर के जश्न मनाएंगे कि देखिए मोदी जी नए सिरे से, ये प्रलय, ये बर्बादी इसलिए है कि मोदी जी नए सिरे से सृजन करेंगे, और सृजन के लिए ये तबाही जरूरी थी, ये मास्टर स्ट्रोक है मोदी का। बर्बादी को भी जस्टिफाई करेंगे। मैं कल से सुन रहा, कल रात से, कि क्या क्या होने वाला है। और उतना ही नहीं, आज सुबह वॉक करते समय मैं बता दूं, ये देश की दशा, होना जाना कुछ नहीं है, ये मान लीजिए सर्वनाश पे रुकेगी यात्रा, अधनाश पे नहीं रुकनी है। बहुत, मतलब वो भी कुलीन लोग ही थे, कुलीन लोग जिनके 10, 20, 30 करोड़ की कोठियां, सब कुलीन लोग थे, और वो वॉक करते हुए चर्चा करते। अमेरिका के लिए बड़ी दिक्कत है, वहां पे दवाइयां महंगी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी। वो गलत, अमेरिका ने गलत नंबर डायल कर दिया है मोदी जी से। मतलब सब, शर्ट गया तो कहे गर्मी ज्यादा है, शर्ट उतर गया है। ये बेसिकली हम पता है किस माहौल में, हमारी शर्ट उतार के जबरन उतरवा करके लेके चला गया कोई। गर्मी ज्यादा थी, हम खुद ही सोच रहे थे उतारना है, अब देखो बनियान में थोड़ा रिलैक्स हो रहा है, बनियान उतरवा ली, पसीने से भीग गई थी बनियान भी, फंगल इन्फेक्शन हो जाता, हम खुद ही सोच रहे थे उतारना है, पैंट उतरवा दिया। अब आगे मैं क्या क्या बताऊं, उसको जस्टिफाई करते जाएंगे, और नंगे होके घूमेंगे तो कहेंगे हम तो नागा बाबा हैं। सनातन मजबूत हो जाएगा। हाँ, सनातन मजबूत कर रहे हैं। मैं किसी को, धार्मिक आस्था को मैं किसी ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, किसी को अगर पहुंच जाए इस उदाहरण से तो क्षमा मांग लेता हूं, लेकिन वही हालत है, और इससे बेहतर नहीं समझा सकते। एक एक उतरता जा रहा है कपड़ा, नंगे भी हो जा रहे हैं तो भी कल नागा बाबा है जो सनातन की रक्षा में। नागा बाबा बनने के लिए भी बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है, अपना ही तर्पण करना पड़ता है, अपना पिंडदान करना पड़ता है, तब नागा बाबा बनते हैं, नागा सन्यासी बनते हैं। अडानी और अंबानी को दोनों हाथों में उंगली पकड़ करके चलने वाला नागा बाबा भी नहीं हो सकता है, जिसका पूरा जीवन आसक्ति में, मोह में, माया में, लोभ में, कुर्सी में, इसमें घुसा वो नागा बाबा नहीं हो सकता। उसके लिए उसे सब कुछ, सारी आसक्तियों का त्याग करना पड़ेगा, तब नागा हो। तो इसलिए झूठ फरेब बचिए, सावधान रहिए। जीएसपी चर्चा में बोल देते हैं हेमंत जी, तो मुझे भी बोलना पड़ता है। जीएसपी की बात कही कि जीएसपी से निकाल दिया, यकीन नहीं करेंगे आप, जाइएगा जीएसपी लिखिए गूगल पे और न्यूज में आकर के लेटेस्ट में जाइए, सर्च कीजिए। जीएसपी से निकाले जाने को लेकर के भारत और अमेरिका के बीच तनाव के दौरान पॉजिटिव खबरें लगाई गई कि भारत पाकिस्तान से मजबूत इकोनॉमी है, इस पर जो है अमेरिका ने खुद मुहर लगाई, और उसमें एग्जाम्पल में क्या रखा, लिखा कि जीएसपी से निकालना ये साबित करता है, क्योंकि अमेरिका जीएसपी में उन देशों को रखता है जो विकासशील देश होते हैं, और उनको रखता है कि वो उनका मतलब व्यापार उनका बढ़े, मजबूत हो। नहीं भारत नहीं को नहीं निकालना नहीं, का मतलब भारत भारत को विकसित हो, एग्जैक्टली भारत विकसित हो गया। वही बता कि निकालने का मतलब भारत विकसित हो गया। अब अगर इसके लिए शब्द हम बोले तो कई बार हो सकता है कई मर्यादाओं का उल्लंघन न हो जाए। भारत विकसित हो गया तो 47 का दिन क्यों रखे रहो, एक बार नारियल फोड़ दो, खत्म करो, जाओ भैया, विकसित हो गया तो। खैर बहुत चीजें हैं, पता नहीं समझ पाएंगे लोग, आप लोग उस पर। मैं तो इतने कहता हूँ, मेरी बात में यकीन करिए, सोचिए, अपने दिमाग से सोचिए कि क्या चल रहा है। इजाजत दीजिए हमें, फिर हम आएंगे। आज दिन में खबरों की संख्या ज्यादा है, तो हो सकता है फिर 2-4 बार और आए, आपके सामने हाजिरी लगाए हम लोग। तो इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।